ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, हो गया है, पी लिया है मैंने पानी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 पर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने एक चीज़ निकाली हुई है रो एस बटे रो वाटर, ये निकाली हुई है आपने 0.8। ये चीज़ आपने निकाली हुई है आपेक्षिक घनत्व, स्प्रीट का आपने निकाला हुआ है। ये स्प्रीट का घनत्व है, ये पानी का घनत्व है, इसे तुम कहते हो अपेक्षिक घनत्व। यानी किसी घनत्व को अगर पानी के घनत्व से तुम भाग कर देते हो तो क्या बन जाता है? अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। ओके, चलिए अब 10 में क्या करा है। प्रश्न नंबर 9 की समस्या में यू नली के दोनों भुजाओं में इन्हीं दो द्रवों को और उड़ेल कर दोनों द्रवों के स्तंभों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो दोनों भुजाओं में पारे के स्तरों में क्या अंतर होगा। अब फिर वही चीज़ आ गई, देखिए फिर बना लेते हैं एक बार। इस बार थोड़ा छोटा करके बना देता हूँ, ऐसे ऐसे बना देता हूँ। देखिए ठीक, तो पारे का स्तर इस बार अलग अलग होगा। पहले क्या कहता है, सब पारे का स्तर बराबर है और दाब दोनों तरफ से बराबर है। एक 12.5 सेंटीमीटर तक भरा है, हल्का है, मेथिलेटेड स्प्रिट है। एक तरफ पानी भरा है जो 10 सेंटीमीटर है, दाब समान कर दिया था। पिछले सवाल को आपने समझ लिया। अब इसमें कह रहा जी पारे का स्तर इस बार में कुछ फ़र्क है। ये मान लीजिए पारे का स्तर है, देखिए, और इस पारे के स्तर में इस बार फ़र्क है। ये पारा है, अगर देखा जाए तो ये पारा है जी। ये देखिए ये पारा है, ये पारा है। ये देखिए पारा भर दिया मैंने, ये है पारा। और पारे के स्तर में फ़र्क है इस बार डेल्टा एच। ठीक, और इधर अगर इस तरफ देखें पानी भरा है आपने, तो पानी चूँकि हमने कहा कि भारी है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है पानी थोड़ा भारी है क्योंकि डेंसिटी 1 से कम है। ठीक, तो पानी भारी है, इसका मतलब हो गया पहले पानी कितना था, पहले पानी था 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया तो पानी की ऊंचाई हो गई है, ये पानी जो बन गया इधर ये बन गया है, इसे अब कह रहे हैं एच वाटर। कितना बन गया बताओ? ये बन गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो है पानी है। देखो ये रहा पूरा पानी है। ये देखो ये पानी है, यहाँ तक ये पूरा 25 है। ठीक, अब इसके बाद इधर जो है यहाँ पर इधर था कितना 12.5 था, 15 जोड़ा। तो कह रहा ये जो बना है और बढ़ा लो थोड़ा सा इधर, ये हल्का है, मेथिलेटेड स्प्रिट है ना, थोड़ा सा इधर बना लो। कह रहा ये है टोटल एच अब नया 27.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें 15 और भरा है तो यहाँ तक ये जो है ये है स्प्रिट, ये है स्प्रिट अंग्रेजी में लिख दिया, और ये है पानी। ठीक, तो तुम्हें बताना है ये जो डेल्टा एच है ये क्या है। यानी पारा को, पानी भारी है तो पारे को दबा देगा, तो इधर से पारा थोड़ा नीचे आ जाएगा, इधर से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि किसी एक क्षैतिज तल पर दाब समान करना होता है। तो आसानी ये है कि हम इस क्षैतिज तल पर दाब समान कर लें, यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। यहाँ जो पॉइंट है ये वाला देखो, ये इस पॉइंट पे और यहाँ इस पॉइंट पे दाब समान कर ले, क्योंकि इससे नीचे पारा है। इससे नीचे भी देखिए, इससे नीचे भी पारा ही है और इससे नीचे भी पारा ही है।
ऊपर भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पर करने में हमें आसानी होगी। ठीक, तो अगर इधर से देखें कुल पानी 25 सेंटीमीटर में है, तो पानी की डेंसिटी H, ऊंचाई जो है H वाटर, डेंसिटी रो वाटर, और जी कर दिया, ये रहा। ये पूरा का पूरा दाब पानी का पड़ रहा है। और ऊपर से क्या पड़ता है यहाँ पे, वायुमंडल दाब पड़ता है, ऊपर से पड़ता है वायुमंडल दाब, जो कि दोनों ही तरफ पड़ता है। पी वायुमंडल दाब को पी नॉट लिख दूँ, पी नॉट लिख दूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो कैंसिल हो जाएगा, अभी आपने देखा ये आ गया। और पी नॉट यानी पी वायुमंडल को लिख दिया मैंने पी नॉट, ठीक, लिख सकते हैं। अब इधर से आ जाए जरा नीचे, इधर कितना है देखिए, इसमें 27.5 तक स्प्रिट है, बाकी डेल्टा एच तक पारा है। यहाँ तक देखो, यहाँ तक क्या है, 27.5 तक क्या है, ये पूरी पूरी चीज़ ये स्प्रिट है, और यहाँ तक पारा है, यानी कुल जो दाब है वो स्प्रिट का भी है, पारे का भी है, और ऊपर क्या है, वायुमंडल भी है। तीनों को जोड़ के यहाँ कर दो, ठीक, इस पॉइंट पे। तो पी वायुमंडल, रो स्प्रिट, एच स्प्रिट, जी और पारा, रो मरकरी है ना, और जी डेल्टा एच, ये समीकरण आ गई। ये जो रो मरकरी है ये पारे का घनत्व है, ठीक। अब यहाँ पर अगर मीटर में लगाओगे, सेंटीमीटर में लगाओगे, जो भी, तो सेंटीमीटर में लगा लो। पारे का घनत्व जो है वो होता है सेंटीमीटर में 13.6 ग्राम पर सीसी, प्रति घन सेंटीमीटर में आता है, ग्राम पर प्रति घन सेंटीमीटर में आता है, ठीक। अब ये 13.6 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखें, वायुमंडल दाब दोनों तरफ से कट जाएगा, है ना। स्प्रिट और पारा यहाँ जोड़ा गया है, इसको ध्यान रखना। यहाँ सिर्फ पानी है यहाँ तक 25 सेंटीमीटर, और ये टोटल 27 है, क्योंकि पहले सवाल में ये 12.5 था। ओके डन, उसमें 15 जोड़ दिया गया। अब इसको, ये जो PATM है दोनों तरफ से, इसे हटा लो पहले, क्योंकि ये था ही नहीं, मैंने लगा लिया वायुमंडल दाब, दोनों तरफ से समान पड़ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसे हटा लो पहले। अब यहाँ पर तुम क्या मांगोगे, ये डेल्टा एच मांगोगे, ठीक। तो पानी के घनत्व से भाग कर दो। पानी का घनत्व कितना है, रो वाटर, ये होता है 1 ग्राम पर सीसी। इस पूरे को पानी के घनत्व से भाग कर दो, तो देखो ये आ जाएगा, पानी का घनत्व है रो वाटर, यहाँ पानी का घनत्व है रो वाटर, यहाँ पानी का घनत्व है रो वाटर, हट गया। अब देखो यहाँ से कट जाएगी ये चीज़, तो H वाटर, और जो है G, सब जगह G है, G काट दो इसमें से, तो क्या आ गया, H वाटर, बस। यानी कितनी ऊंचाई है, बराबर। यहाँ यह अपेक्षित घनत्व है, ये पहले सवाल से प्राप्त कर चुके हो, स्प्रिट का अपेक्षित घनत्व ये रहा, इसे लिख दो 0.8। ऊंचाई इसकी ये है 27.5, जी कट चुका है, ठीक। पारे का अपेक्षित घनत्व यही रहेगा भाई। अगर जो है ये पारा मरकरी है ना, मरकरी लिखो इसको, ऐसे पानी लिखा हुआ था, W लिख दिया था, खैर यही रहेगा 13.6, क्योंकि पानी से भाग होगा, एक ही तो है पानी। ये हो गया डेल्टा एच, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो आ जाएगी सॉल्व करके 0.22 सेंटीमीटर, इसे सॉल्व कर लेना, ठीक। सब कुछ सेंटीमीटर में ही चल रहा है। ये जो पानी वाली है, ये कितने लगाओगे पानी की, यहाँ ये पूरा पानी कितना है 25, तो इसे 25 लगा दो, ये लो, ठीक, सिंपल। ये वैल्यू बनती है 27 22 के आसपास, 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। 221 आती है वैल्यू। तो कुल मिला के समझ में आ गया कि फोकस किस बात पे था, कि साहब इधर से पानी देखा, यहाँ पे इधर से स्प्रिट और पारा देखा, ये तल बिल्कुल एक क्षैतिज तल है, बस ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक। तो ये आपका 10 नंबर का सवाल हुआ। अब देखते हैं 10-11। क्या बर्नौली समीकरण का उपयोग किसी नदी में किसी अक्षपरिका के जल प्रवाह के विवरण नहीं, ठीक, प्रवाह के विवरण देने के लिए
किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि बर्नौली जो है, बर्नौली क्या है बताओ, बर्नौली क्या है? बर्नौली धारा रेखी प्रवाह के लिए है, बस ये लिख दो। ठीक, किसी नदी में खुले जल में प्रवाह धारा रेखी नहीं होता, खत्म, तो बर्नौली नहीं लगेगी, बर्नौली का उपयोग नहीं करेंगे। अब ऐसा ही सवाल एक हो रहा है 10-12। ठीक, कह रहे क्या बर्नौली में पूरे दाब की जगह गेज दाब लगा सकते हैं? तो इसका मतलब है हाँ, लगा सकते हैं। क्या इससे बर्नौली पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दाब सही सही हमारी जानकारी में होना चाहिए। अब देखो कैसे, मान लीजिए बर्नौली में P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर है, यही है बर्नौली नियतांक के पदों में ये ऊर्जाएं दाब लिखे होते हैं। ठीक, कह रहा जी यहाँ पर आप क्या लगाना है इस दाब की जगह? ठीक, आप यहाँ गेज दाब लगाओ, ठीक, चाहे आप यहाँ परम दाब लगाओ। ठीक, दोनों ही केस में बर्नौली के परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पर ही ये लागू है। तो क्या कर देंगे, दोनों पर लागू है, दोनों पर लागू है। ठीक, बस सवाल में यही पूछ रहा था आपसे। ठीक, पढ़ देता हूँ। बर्नौली समीकरण के अनुप्रयोग में यदि निरपेक्ष दाब के स्थान पर प्रामापी दाब यानी गेज दाब का प्रयोग कर दें तो क्या इससे कोई अंतर पड़ेगा? तो उत्तर है अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों दाब लगाए जा सकते हैं। यानी ये निरपेक्ष दाब भी लगाया जा सकता है, परम दाब भी लगाया जा सकता है, गेज दाब भी लगाया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बर्नौली बता देती है। ठीक, दोनों में ही ये काम करती है। अब चलेगा 10-13। ठीक, 10-13 में 1.5 मीटर लंबी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की थेती नली। अब यहाँ जो त्रिज्या है नली की वो क्या है, और नली की जो लंबाई है वो क्या है? लंबाई जो है इसकी, नली की लंबाई वह है L बराबर 1.5 मीटर, और इस नली की जो त्रिज्या है वो है R बराबर 1 सेंटीमीटर। ये R जो है ये बराबर है 1 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें कोई द्रव बहता है ऐसे आगे की तरफ और यहाँ से वो निकलता है ऐसे। द्रव की जो चाल है, ठीक, वो नियत है, चाल वही है, क्योंकि परिमाण जो है किलोग्राम प्रति सेकंड में है, तो इसकी चाल मान लेते हैं v और क्षेत्रफल मान लेते हैं a। ठीक, तो द्रव प्रवाह की दर तो हम लिख देते हैं नली में द्रव प्रवाह की दर, इसे कहते हैं Q, ये होती है AV ऐसे। ठीक, इसे कहते हैं फ्लो रेट। सांतत्य समीकरण इसी बात पर होता है। ठीक, अब ये मैं मान लिया कि भाई चाल इसकी V है और ये V से आगे बढ़ रहा है। अब ये बताया है साहब कि हम आपको बताएंगे द्रव्यमान प्रवाह की दर। तो द्रव्यमान प्रवाह की दर को अगर घनत्व से भाग कर दें तो क्या बन जाती है, आयतन प्रवाह की दर। अब इसमें आ गया साहब, वो देखो ये दे रखा है इन्होंने ऐसे, ये दे रखा है इन्होंने 4.010⁻³ ये द्रव्यमान प्रवाह की दर है। ठीक, और घनत्व ग्लिसरीन है तो ग्लिसरीन का घनत्व भी दिया है इन्होंने 1.3×10⁻³ तो ये क्या बन गई, द्रव्यमान प्रवाह की दर ये दे रखी है 4, ये है घनत्व, तो क्या बन गया, ये बन गया आयतन प्रवाह की दर, यानी इसे कहते हैं AV। तो ये बात जानकारी में आ गई, पता लग गया। ये देखिए ऐसे,
ठीक। आयतन प्रवाह की दर इस नली में जिसमें शांता है, ये कह रहा है कि साहब इसमें शांता है, शांता वाला मामला है, ठीक। इसका शांता गुणांक भी दे रखा है इसमें, इसकी शांता मान लेते हैं ईटा, और ये दे रखी है इन्होंने 0.83, जो भी मात्रक हैं, पास्कल वास्कल जो भी, सेकंड जो भी मात्रक है, ये है। कह रहा द्रव्य प्रवाह की दर का यहाँ एक सूत्र है नली में, टॉरिशली बोलते हैं इसको, टॉरिशली का फॉर्मूला, वो आपको लगाना पड़ेगा, जबकि हम एनसीईआरटी में उस फॉर्मूले को डराइव नहीं करते, वो डायरेक्ट लग जाता है यहाँ पे, उसको पकड़ना है, ठीक। फॉर्मूला क्या है, कह रहा साहब द्रव्य प्रवाह की जो दर है वो होती है डेल्टा पी, यानी दाब का अंतर। दाब का अंतर, अगर द्रव्य इस तरफ से इस तरफ को बहता है तो यहाँ दाब क्या है द्रव्य का, यहाँ P1 है, और जहाँ से निकला वहाँ P2 है, तो दाब का जो अंतर है ये है P1 माइनस P2, ठीक, दाब का अंतर। पहले इसी को लिख दो, बाद में लिखेंगे, वो गलत लिख दिया, फिर ये लिख लो पहले, ये दाब का अंतर हो गया। तो ये प्रवाह की दर दाब के अंतर के पदों में कुछ इस तरीके से होती है, पाई R4 8 ईटा L, ये सूत्र होता है, यानी त्रिज्या की पावर 4 होती है, और दाब का अंतर ये होता है, पाई लगा है, ईटा शांता गुणांक होता है, L लंबाई होती है, कितनी दूर पानी को जाना है किसी पाइप में। तो ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, आयतन प्रवाह की दर, ये यहाँ लगती है, ठीक, ओके। तो डन करें, उसे यहाँ लगा दें, इसे यहाँ से हटा दें, तो उसे यहाँ लगा देते हैं, इसे हटा देते हैं, क्यू को, वह है 4 10 की पावर -3 बटे 1.3 10 की घात 3, सिंपल हो गया। दाब का अंतर वो मांगेगा आपसे, R जो है ये रहा 1 सेंटीमीटर, तो इस R को 1 सेंटीमीटर यानी 1/100 मीटर में लिख के इसकी पावर 4 लगा दो, त्रिज्या लगा दी मैंने, ओके। ईटा लगा रखा है, ठीक, L है, इन दोनों को लगा दो, ईटा का मान है 0.83, L का मान है 1.5। तो पूरी तरह बात सारी समझ में आ गई। अब दाब का अंतर प्राप्त हो गया, इसमें वैल्यू रख दो, दाब का अंतर सॉल्व होकर आ जाएगा। कितना दाब का अंतर आया है, 9.8 10 की घात 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का अंतर है, ठीक। ये आपका एक उत्तर है, ठीक, सिंपल हो गया, ओके। ये फॉर्मूला कैसे बनता है जो मैंने अभी आपको बताया, इसका डेरिवेशन भी मैं करा दूंगा, हालांकि कहीं है नहीं एनसीईआरटी में, इंटरनेट पे किसी किताब में कुछ नहीं, इसका डेरिवेशन मिलेगा नहीं आपको, इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा आपको, ठीक है, चिंता ना करें, अभी करा दूंगा, इसी सवाल के बाद करा दूंगा, समझ लेना, इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि जेईई में नीट में डेरिवेशन को देख लेना चाहिए एक बार, ठीक। और ये ऐसा फार्मूला है जो जेईई नीट वगैरह में अच्छे से आता है, तो प्रॉपर्ली वो फार्मूला बनाएंगे अभी हम, ये वाला अभी बना रहे हैं, जस्ट इस सवाल के बाद ही बना रहे हैं इंतजार नहीं करेंगे। तो ये आ गया दाब का अंतर। अब गरा जी इसमें किस तरह का प्रवाह है, ठीक, यानी लेमिनार, पृष्ठीय प्रभाव, पृष्ठ पर होकर चलता है, ठीक। तो नाम पूछा है इसमें, देखो इन्होंने कहा है आप यह भी जांच करना चाहेंगे कि इस नली में स्तरीय प्रभाव या पृष्ठीय स्तरीय प्रभाव बोलते हैं, लेमिनार फ्लो है या नहीं है। तो वो पता चलता है रेनॉल्ड नंबर से। स्तरीय प्रवाह के लिए क्या पता करेंगे, रेनॉल्ड नंबर, यानी रेनॉल्ड संख्या, देखा होगा एक रेनॉल्ड संख्या होती है, ये कितनी होती है, रेनॉल्ड संख्या ऐसे, ठीक, ऐसे लिख देते हैं, ये होती है रो वी डी बाई ईटा, रो वी डी बाई। तो वी कहाँ, देखो ये आ गया, ये रहा, वी तो है यहाँ पे, यहाँ से मिल जाएगा वी, तो पाई आर स्क्वायर तो है, डी क्या है, व्यास है, इससे त्रिज्या मिल जाएगी, और ये ईटा है, ये भी है, घनत्व भी है, सारी चीज़ें हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये वैल्यू आती है 0.2, ठीक। तो कह रहा हाँ प्रवाह वैल्यू लिख के चेक कर लेंगे, करना चाहें तो, बट नाट ऑन की कहीं भी रेनॉल्ड नंबर निकालना पड़ता है। ये व्यास होता है नली का, डी पढ़ लिया था हमने, ये किस चाल से बह रहा वो होती है, ये विस्कोसिटी होती है, श्यानता होती है, ये घनत्व होता है बहने वाले द्रव्य का। ये वृत्तीय पाइप पर काम करता है, जो वृत्त या बेलनाकार पाइप पर काम करता है, ठीक। हाँ प्रवाह स्तरीय है, बस लिख देंगे निकालने के बाद,
कैसे स्तरीय प्रवाह कैसे होता है? जब रेनॉल्ड नंबर ठीक 2000 तक होता है, 0 से, इसे कहते हैं अंग्रेजी में लेमिनार फ्लो। ठीक, इसका पता करना पड़ता है। इसके बाद होता है फिर आपका प्रक्षुब्ध प्रवाह, जिसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इससे ज़्यादा हो जाता है अगर ये नंबर, तो फिर प्रक्षुब्ध प्रवाह बोल देते हैं। खैर, अब मुझे ये फार्मूला बना के बताना है आपको, इसे मैं बता देता हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे से करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी ताकत, मजबूती देने जा रहा हूँ जो आपको किताबों में नहीं मिलने वाली है, ठीक है? कुछ लोग क्या कहते हैं, सर विकीपीडिया पे ढूंढ लो, गूगल पे विकीपीडिया पे ढूंढ लो, कहते यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं बच्चे, टॉपिक मारते रहते हैं, हल्के हल्के वीडियो आते रहते हैं, अपना टीचर अपना बनाते रहते हैं, व्यू से पैसे मिलते हैं यूट्यूब पे, तो उसके हिसाब से चलती रहती है दुनियादारी। और ये भ्रम हो जाता है बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ के थोड़े दिन कि यार यहाँ तो पढ़ाई चल रही है, हैं? इसकी जांच होती है। देखो, अगर यूट्यूब पे क्या चल रहा है, अगर उसकी जांच करनी है तो एनसीईआरटी मिला लो उसमें, अपनी किताब है तुम्हारे पास ये रही, इसके टॉपिक मिला लो, इसके एग्जाम्पल मिला लो, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के देखो क्या पढ़ाया गया है, तो पता चलेगा कुछ भी नहीं पढ़ाया, हालत ख़राब है। मतलब 20% भी कवर नहीं करता, 20% भी यूट्यूब सिलेबस को कवर नहीं करता। चलिए, अब मैं आपको वो फार्मूला बना के बताऊंगा जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। देखिए बात क्या है, हमने कहा कि साहब टॉरिसिली, हम कह सकते हैं टॉरिसिली, है ना, टॉरिसिली ऐसे बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं इसको, ठीक है? ये आ गया, ठीक। टॉरिसिली एक होता है पॉइजली। पॉइजली का फार्मूला तो मैंने आपको बताया था, पॉइजली का एक फार्मूला था कुछ ऊंचाई से, मैं इसका पेज नंबर बताऊंगा, पॉइजली को पढ़ लेना एक बार ज़रूर, है ना, ठीक है? वो भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉरिसिली है, वो पॉइजली है। तो टॉरिसिली को लिख दें, नाम देखो, मैं इसलिए तो मैंने खोली किताब, मैंने कहा यार इसको पता करें नाम क्या है। ये पॉइजली का इक्वेशन है, टॉरिसिली का इक्वेशन दूसरा है, वो भी बता दूंगा आपको, वो भी बता दूंगा आपको मैं अभी, क्योंकि यहाँ दोनों ज़रूरी हैं। ये है पॉइजली फार्मूला, POIGULIE फॉर्मूला, ये आ गया। देखो, ये वाला फार्मूला हम बना रहे हैं। जिस फार्मूले को हम बना रहे हैं, फिर से बता दूं, ये है फ्लो रेट, जो कि AV होता है। इसी फ्लो रेट को फार्मूला बना रहे हैं, डेल्टा P पाई R4 8 ईटा L। इसको मैंने आपको ड्राइव करके दिखाना है। Q क्या है? AV है, इसे कहते हैं आयतनात्मक प्रवाह की दर। ये ड्राइव करना है मुझे, ओके? चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो किताब रखते हैं इधर, ओके? सबसे पहले हम एक पाइप बना लेते हैं, ठीक? पाइप UUI होता है इसमें, यार इसमें नाम का बड़ा स्पेलिंग है, चेक कर लेना एक बार, पॉइजली फार्मूला, ठीक? अच्छा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पाइप बना लेते हैं साहब, एक पाइप। ये देखो, ये पाइप बना लिया मैंने, ये देखो एक पाइप, ये बना लिया मैंने पाइप, ऐसे। पाइप की लंबाई को L मान लेते हैं, ऐसे, ठीक? और पाइप की जो त्रिज्या है, पाइप की जो त्रिज्या है उसको R मान लेते हैं, ये देखो इसको R मान लिया, ठीक? पाइप में अगर कोई विस्कोसिटी है उसे ईटा मान लेते हैं, क्योंकि श्यानता है, अगर, क्योंकि श्यानता के लिए फार्मूला लगेगा, ठीक? पाइप में जो प्रवाह है, जिसकी चाल है लिक्विड की कोई, उसे V मान लेते हैं, ऐसे, ठीक? और जो चाल है V, ये अधिकतम चाल है केंद्र पर, सेंट्रल लाइन पर, इसे V0 मान लेते हैं। सेंट्रल लाइन पर कितनी माने इसको? V0 माने, क्योंकि ये काम आएगी हमारे V0, अधिकतम चाल जो केंद्र पे होती है, क्योंकि श्यानता केंद्र की तरफ जाने पे घटती जाती है। जो भी अणु इसके पृष्ठ के टच में होते हैं, पृष्ठ के स्पर्श में होते हैं, उन पर श्यानता ज़्यादा होती है। और जो अणु केंद्र की तरफ बढ़ने लगता है,
द्रव्य का, उसमें श्यानता कम हो जाती है। अब मान लीजिए यहाँ कोई अणु ले लूँ मैं, सपोज ये वाला अणु ले लूँ, देखो ये, ठीक, तो इसकी चाल लगभग 0 होती है। और यहाँ केंद्र पे अगर अणु ले लूँ मैं, तो इसकी चाल अधिकतम होती है। ठीक, ये समझ में आना चाहिए क्योंकि चिपका हुआ है वो। अब हम कह रहे हैं कि भाई इसमें जो बल है, श्यान बल है या दाब है, दाब का अंतर है, तो यहाँ से यहाँ तक द्रव्य को धकेलने के लिए, यहाँ से यहाँ तक द्रव्य को वहाँ तक ले जाने के लिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक द्रव्य को ले जाने के लिए एक ही चाल से आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें श्यानता है। श्यानता मतलब इसमें घर्षण है। तो यहाँ का जो दाब है वो मान लेता हूँ P1 और यहाँ का जो दाब है वो मान लेता हूँ P2। तो P1 से P2 तक जाने में काम करना पड़ेगा, ठीक, यानी बल लगाना पड़ेगा। ठीक, तो कितना बल लगेगा? P1 माइनस P2 और कितने क्षेत्रफल पर ये बल लगेगा। भाई यहाँ पर जरूरी है कि P1 बड़ा हो P2 से, तभी तो इसको धका पाओगे, वहाँ ले जा पाओगे इसको एक ही चाल से। चाल घट जाएगी वरना, ये घर्षण है, श्यानता, चाल कम पड़ जाएगी वरना चाल वही रखनी चाहिए आपको। तो इसका मतलब दाब ज़्यादा होना चाहिए, इधर से धक्का दे के वहाँ भेजेंगे। अब कितने एरिया पे? ये है पाई आर स्क्वायर, ये बल है F। और ये बल किसके बराबर होना चाहिए? भाई आप चाल में परिवर्तन नहीं करना चाहते, आप वेग में परिवर्तन नहीं करना चाहते, तो यह बल घर्षण बल के बराबर होना चाहिए। कैसे कैसे जरा देख लें एक बार। मान लीजिए कोई तल है, यह स्थिर चाल से आगे चल रहा है, कोई इस पर ब्लॉक रखा है ऐसे कांस्टेंट स्पीड से, और घर्षण है पीछे की तरफ, इसमें एक घर्षण बल भी है, ये घर्षण बल है मान लीजिए। ठीक, तो एक बल लगा के रखना पड़ेगा F, जो कि घर्षण बल के बराबर होना चाहिए, देखो, ताकि बल शून्य बना रहे, तो कांस्टेंट चाल से चलता रहे। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई कि साहब दाब द्वारा एक बल लगाया जाएगा, दाबांतर द्वारा, जो घर्षण बल के बराबर होगा, जिससे कि चाल बढ़ी रहे आगे की तरफ। अब अगर देखें घर्षण बल यानी श्यान बल कितना होता है, तो श्यान बल का परिमाण लगा देते हैं। ये होता है ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। अब v का परिवर्तन यहाँ से लेके ऊपर की तरफ है। भाई मैंने कहा यहाँ पर जो v है, देखो यहाँ पर जो v है वो v कितनी है? मान लीजिए 0, जो बिल्कुल स्पर्श पर है, जो इसकी बॉडी से बिल्कुल टचा हुआ है, बाहरी बॉडी से, शरीर से, इसके सरफेस से, पृष्ठ से, जो भी कहें, और जो केंद्र पे है वो अधिकतम है। तो कुल मिला के ऊपर की तरफ। तो कह रहा साहब जो dr है आपको यही लेना पड़ेगा, छोटा सा dr है वेग के साथ, ये है dr। ये जो dr है वेग के साथ, जिसके साथ वेग बढ़ता है केंद्र की तरफ, वो यहाँ लेना पड़ेगा आपको। इसे क्या कर देंगे? थोड़ा सा dr ले लेंगे, इसे थोड़ा सा वेग का परिवर्तन dv ले लेंगे, यानी थोड़ा सा वेग का परिवर्तन होगा। यहाँ पे वेग क्या है? 0 है, थोड़ा बड़ा dv, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, केंद्र पे जाके मैक्सिमम हो गया। तो इसे क्या लिखेंगे? dv बाई dr लिखेंगे। और कितनी दूर गया वो L है, वो पहले से तय है। ठीक, अब यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे आप यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने बल के परिणामों को, सॉरी बल के परिमाणों को बराबर कर दिया, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं। हालांकि यहाँ माइनस होता है, आपने बराबर कर दिए परिमाण, तो कोई इशू नहीं है, माइनस नहीं लगाना आपको। ठीक, अब इसके बाद ये जो P1 माइनस P2 है, इसको डेल्टा P लिखोगे आप, पाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ईटा, ये जो एरिया है, ये वो एरिया है जिस पे श्यान बल लगता है, जिस पे श्यान बल लगता है। अगर हम कोई सिलेंडर मान लें, कोई श्यान बल मान लें, कोई त्रिज्या मान लें, तो कितना है ये है 2 पाई आर एल। जरा देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का जिस पे श्यान बल लगता है, किसी भी आर पे, चाहे आर पूरी मान लें, चाहे आर थोड़ी मान लें, यहाँ इतनी आर मान लो, ये सिलेंडर मान लो, ये वाला, कोई भी आर मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर ही है हर जगह। तो कह रहा है ये लगेगा इस पे। तो यानी बात समझ में आ गई कि कौन से वाला क्षेत्रफल लगा जिस पे श्यान बल लगता है। श्यान बल उन पृष्ठों पर लगता है या उन तलों के पर लगता है जिन पे अपेक्षिक वेग होता है। अब
ये हो गया डी वी बाई डी आर, सिंपल। ओके, डन हो गया। अब कुछ काटा पीटी हो रही है, उसे काट पीट लीजिए और कुछ बचेगा उसे कर लीजिए। देखिए 2 पाई का पाई गया, एक तो ये गया, देखो एक आर कट जाएगा, इस आर से पावर चली गई, डेल्टा पी आर, सिंपल, अपॉन में 2, ये रहा 2, अपॉन में ईटा, अपॉन में एल, इधर आया डी आर, इधर हो गया समाकलन, इधर भी बचा डी वी, इधर भी हो गया समाकलन, सिंपल। चलिए अब हम जान रहे हैं कि अधिकतम जो चाल है वह वी नॉट है और वह केंद्र पर है, सेंट्रल लाइन पर है, बिल्कुल केंद्र पर है। वो कितनी है? वी नॉट। और आर 0 से आर तक है। भाई केंद्र से पढ़ते 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 आर कहाँ तक पहुँचा है? आर तक पहुँचा है, दैट इज मतलब कोई इशू नहीं है। अब समाकलन अगर करोगे तो आर डी आर कितना होता है? आर स्क्वायर बाई 2। और कहाँ से कहाँ तक करोगे समाकलन? 0 से आर तक कर दोगे, बिल्कुल सरल सी बात है। यानी जब 0 है तो वेग 0 है, यानी वह अणु जो टच में है, बिल्कुल पृष्ठ के टच में है, बाहरी दीवारों के टच में है, वह 0 पर है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो आर स्क्वायर बटे 2 समाकलन होता है डेल्टा पी, और यहाँ क्या बन जाएगा फिर? आर स्क्वायर बटे 2, 2 पहले से, 4 ईटा एल, और ये बन जाएगा सीधा वी नॉट। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सरल बात है, नो प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है कि ये जो तुम वी नॉट निकाल रहे हो, ठीक, ये अधिकतम चाल है। और अगर मैं फ्लो रेट निकालूंगा, यानी अगर मैं क्यू निकालूंगा ए वी, तो मैं वी निकालूंगा, वी लगाऊंगा औसत, क्योंकि सभी अणुओं में दीवारों से लेके केंद्र तक यह चाल नहीं है, इसका औसत है, आधी है। तो इसका मतलब अगर मैं औसत बनाऊंगा इसको, ठीक, तो क्या कर दूंगा? बटे 2, नीचे 2 से भाग कर दूंगा, इसे बना दूंगा वी औसत। बन गया, देखो हो गया। तो वी औसत जब बनेगी तो यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसे काट के 8 बना दो, ये लो, सिंपल हो गया, सरल हो गया। इसी लग गई, कह रहे यहाँ लगा दो। अब देखो क्यू ए, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, एरिया है पाई आर स्क्वायर, औसत का मान ये है डेल्टा पी आर स्क्वायर 8 ईटा एल, सिंपल, तैयार हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये आ गया क्यू ए भी होता है पक्का, ये आ गया डेल्टा पी, ठीक, पाई आर की पावर 4 और 8, हाँ, ईटा एल, ये तुम्हारा सूत्र तैयार हो गया, ठीक। अब यहाँ इसमें जो चाल लगी है औसत लगी है, ध्यान रखना औसत पर है फॉर्मूला, ठीक है, कंफर्म, ये बात आ गई। तो ये फॉर्मूला दरअसल ये है पॉइजली फॉर्मूला, पॉइजुअली फॉर्मूला ये फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन मैंने तुम्हें करके दिया है, ठीक, ये नहीं है किताबों में, नहीं है, ठीक, ये एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है और एनसीईआरटी में भी नहीं है ये, ठीक। ऐसे करें, कंसेप्ट तैयार करें, बनाएं इसको, तो ये आपका करेक्ट है, 100% करेक्ट फॉर्मूला है, कोई इशू नहीं है, ठीक। ये आपके पास एक नई चीज़ है, अगर आप कहीं पूछेंगे तो आप पॉजिटिव फॉर्मूले को प्रूव कर दो, ठीक, गायब हो जाएगा टीचर, ठीक है। चलिए हो गया, डन। अब करेंगे आगे के सवाल।